चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट 6। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 6 का पहला प्रश्न है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। इन्होंने पूछा है कि सबसे पहले तो आप समझिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या चीज़ होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखते होंगे कि अगर किसी भी क्रिमिनल्स को अगर क्राइम के दौरान अगर उसे पकड़ा जाता है, उसे अरेस्ट किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होती है कि एक अगर हम साइंटिफिकली किसी चीज़ को देखें, सबसे पहले उसका चाहिए कि हम उसका डीएनए चेक करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ उसको फिज़िकली ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है बजाय साइंटिफिकली के। इसके बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पास इतने टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं हैं कि हम टेक्नोलॉजीज़ बेस्ड पर किसी भी क्रिमिनल को उसके क्राइम को चेक करें। तो उसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत बड़ा आधार और बहुत बड़ा विकल्प के रूप में निकल कर आई। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या हुआ, क्योंकि डी जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो अंगूठे का थंब होता अंगूठा होता है हमारा, इस पर जो रेसेस होते हैं ये हर किसी के अलग अलग होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसी तरह की डीएनए डीएनए में जितनी भी हमारे प्रकार के जो भी बायोहेलिकल संरचना, जो हमारे डीएनए किस तरह से बायोहेलिकल संरचना होती है, इसमें जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति की वो संरचनाएं अलग अलग होती हैं। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत अच्छा आधार मानी जाती है। तो उन्होंने क्या पूछा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, तो यानी क्या है, द्विरजुक बायहेलिकल का मतलब ये हुआ कि ये डबल हेलिकल होता है, बेस नहीं है इसका, क्योंकि वो तो हर किसी की संरचना जो होती है बायहेलिकल होती है, तो उससे तो हम पता लगा नहीं सकते। डीएनए प्रतिकृति ये भी नहीं है, क्योंकि डीएनए प्रतिकृति अगर हम डीएनए की हर किसी की अगर हम फोटोकॉपी निकालें तो वो हर किसी की फोटोकॉपी लगभग एक जैसी होगा डीएनए। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमने आपको बताया कि हर किसी की जो ये संरचनाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, यानी कि उसमें बहुरूपता, मल्टीप्लिसिटी का उसमें ये क्वालिटी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक हो जाएगा, डीएनए की बहुरूपता, मल्टीप्लिसिटी। अगला है कि सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है साइंस से और अच्छा प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। याद भी हो गया होगा, 15 सेंटीमीटर नॉर्मल आइज़ के लिए जो हमारी विजिबिलिटी होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में क्या होता है। देखिए इन्होंने अब ऑप्शन से पता चल रहा है कि क्या पूछा है, 17% पानी, या फिर 20 से 30% पानी, 10% से 20% पानी, 30 से 40% पानी। नॉर्मली सभी को पता होगा कि हम ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर होता है, बाकी 30% मिनरल्स और ब्लड वगैरह इसमें चीज़ें होती हैं। अगला है कि जहरीली छिपकली है, जहरीली छिपकली कौन सी है। तो जहरीली छिपकली कौन सी है दोस्तों, जहरीली छिपकली इसमें है हेलोडर्मा, हेलोडर्मा इसमें जहरीली छिपकली है। दोस्तों ये प्रश्न जो कुछ अटपटे टाइप से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हमने एक ऊँट से प्रश्न पूछा था कि वो कौन सा ऊँट है जो तैरता है, ठीक है, इस तरह से है जहरीली छिपकली है। तो दोस्तों इसका प्रश्न ये होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यूपी पीसीएस ने पूछे हैं उन प्रश्नों को भी इस प्रैक्टिस सेट में रिपीट किया जाता है, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन रखे जाते हैं। बेसिकली इनका कोई भी आधार नहीं है कि ये प्रश्न क्यों बनाए जाते हैं। ये इस प्रश्न प्रैक्टिस सेट में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं को आधार बनाते हुए ये प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में रखे गए हैं। तो दोस्तों लगातार इस वीडियो बने रहिए। हम इसमें 60 प्रश्न डिस्कस करने के बाद लास्ट टाइम में 1 घंटा जो हमारे पास बचेगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम ये इसकी डेट कब होगी और ये एग्ज़ाम कब हो सकता है, कितना चांसेस है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा, चांसेस कब बन रहे हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, बहुत बेसिकली प्रश्न है। तो नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो सिट्रिक एसिड के कारण नींबू खट्टा होता है, सिट्रिक एसिड के कारण। टार्टरिक एसिड किस में होता है, टार्टरिक एसिड किस में होता है, सिरके में होता है टार्टरिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड और HCl ये इनको अम्लराज बोलते हैं। एसिटिक एसिड जो होता है वो CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं है, टार्टरिक एसिड और ये हो गया, इसमें इसमें कौन सा होता है नींबू में, सिट्रिक एसिड। अच्छा, अगला प्रश्न फिर से सिरके से आया है कि सिरका किसका जलीय विलयन है। तो हमने अभी आपको बताया है सिरका किसका जलीय विलयन है, एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड सिरका किसका जलीय विलयन है, एसिटिक एसिड का।
CH3COOH का। अगला रहता है कि उत्प्रेरक में निम्न में से क्या परिवर्तन करने की क्षमता होती है। उत्प्रेरक में निम्नलिखित में से, देखिए दोस्तों उत्प्रेरक को समझ लीजिए। उत्प्रेरक का क्या हम करते हैं, जैसे मान ली नॉर्मली प्रक्रिया कोई चल रही है कि अगर हमने इसमें ये कोई NaOH है, हमने कोई बेस ले लिया और हमने किसमें एसिड ले लिया HCl, यानी कि NaOH में नॉर्मली हम इक्वेशन ले रहे हैं एक आपको समझाने के लिए, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। जो आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो भी इस चीज़ को समझ सकें। NaOH में अगर हम नॉर्मली HCl डालते हैं, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम इसमें इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, जिसको हम नमक बोल देते हैं, और H2O। ठीक है, ये दोस्तों ये बन गया। अब इसमें क्या हुआ, ये प्रोसेस सपोज कीजिए, प्रोसेस तो हालांकि काफ़ी तीव्र गति से हो जाता है, लेकिन अगर ये प्रोसेस धीमा होता है तो हम इसमें कैटलिस्ट डालते हैं। कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया को तीव्र करने के लिए किसी भी पदार्थ को जब उसमें डाला जाता है तो वह उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक की अभिक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मान लिया कि अगर हम इसमें प्लेटिनम डाल देते हैं, अगर हम मान लिया हमने सिर्फ प्लेटिनम डाल दिया, तो प्लेटिनम की रिएक्शन में सिर्फ इतनी भूमिका है कि इस प्रोसेस को तीव्र कर देगा, बाकी इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। इसका जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जो भी हमारा रिएक्टेंट होने के बाद जो भी अभिक्रिया होगी, उसमें इसका कोई योगदान नहीं होगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आप समझ गए हों उत्प्रेरक क्या है, तो अब इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं कि उत्प्रेरक में निम्न में से क्या परिवर्तित करने की क्षमता होती है। अभिक्रिया का ताप, साम्य स्थिरांक, उत्पाद निर्माण का ताप, और सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा का होती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या चीज़ चेंज कर सकती है, वो सिर्फ संक्रियण ऊर्जा चेंज कर सकती है, एक्टिवेशन एनर्जी। अभी हमने आपको बताया कि वो कोई टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि हम टेम्परेचर उसको देते हैं एक्स्ट्रा में। साम्य स्थिरांक कांस्टेंट चेंज नहीं कर सकती, उत्पाद निर्माण का ताप चेंज नहीं कर सकती, वो सिर्फ संक्रियण ऊर्जा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी तेज कर सकती है, यानी कि अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकती है, अभिक्रिया की एक्टिवनेस को तीव्र कर सकती है। बस इतना कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, हाँ तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। दोस्तों रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो होना चाहिए वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों अभी ये आगे हमारे आने वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हमने आरओ के बारे में भी कुछ रखा है, क्योंकि आरओ के बारे में जो हमारा CDM से हम आपको बताया था कि हम CDM से कन्वर्ट होकर SDM की तरफ बढ़े हैं। तो इस SDM में हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज़्म में हमने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं, तो हमने उसके बारे में चर्चा की है। आप उसको भी देखिएगा, और बाकी तो हम बताएंगे ही आपको। तो इसमें क्या है, कितना सुरक्षित तापमान चाहिए, तो इसमें सुरक्षित तापमान है आपके लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है। नॉर्मल बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है, क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। नॉर्मली बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए जो है वो उसके ऊपर तैरता रहता है। यही सिद्धांत किस पर लागू होता है, नाव पर ही लागू होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर स्केल पैमाने पर मापी जाती है। दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट 3 जो हमारा आया था, हमने उस पर चर्चा की थी कि रिक्टर स्केल से कौन सी राशि मापी जाती है। हमने 2 स्केलों के बारे में चर्चा की थी, रिक्टर स्केल के बारे में चर्चा की थी। हमने दूसरा बताया था आपको मर्केली स्केल। ठीक है, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। दोस्तों इनसे वैसे तो दोनों से भूकंप संबंधी जानकारियाँ ही की माप इससे की जाती है, लेकिन आप इससे इतना ध्यान रखिएगा कि जो रिक्टर स्केल से नापा जाता है वो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। रिक्टर स्केल से क्या नापी जाती है, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। जबकि मर्केली स्केल से हम नापते हैं भूकंप का परिमाण। इससे क्या नापा जाता है, भूकंप का परिमाण मापा जाता है इससे। ठीक है, इससे तीव्रता नापी जाती है और इससे भूकंप का परिमाण मापा जाता है। अंतर क्या है दोनों में, ये होता क्या है कि परिमाण का मतलब ये होता है कि ये जो मर्केली स्केल होता है ये ओपन एंडेड स्केल है, यानी कि इसमें एक कोई निश्चित सीमा नहीं होती कि इस सीमा 10 तक ही नाप सकता है, नहीं, ये 10 से आगे भी नाप सकता है। जबकि जो रिक्टर स्केल होता है ये क्लोज एंडेड है, यानी कि एक लिमिट होती है इसकी कि 0 से लेकर 10 की तीव्रता, 10 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आएगा तभी इससे मापा जाएगा, अन्यथा नहीं। ये लॉग नंबर पर काम करता है, रिक्टर स्केल जो है लॉगरिथम पर काम करता है। जबकि मर्केली स्केल जो होता है ये ओपन एंडेड होता है, इसके हम लंबी परिणाम इस परिमाण जो है भूकंप का ज्ञात कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप इसका क्या है प्रश्न। इसका आंसर है कि भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने निम्नलिखित में से
किस एक मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने निम्नलिखित में से किस एक मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? तो ये था अकबर का मकबरा, अकबर का स्वयं का मकबरा था, उसी के मकबरे को ये क्षतिग्रस्त किया गया था। और इससे पहले हमने जो बताया था आपको कि जो भारत पर सबसे पहला आक्रमण हुआ था 711 ईस्वी में हुआ था। मुसलमानों ने सबसे पहला आक्रमण किया था और किसके विरुद्ध था? ये जाटों के विरुद्ध था। उस क्षेत्र पर, अरब क्षेत्र पर जाटों का ही कब्जा था, वहीं पर ये पहला आक्रमण उनके विरुद्ध हुआ था। और ये किसने, जाटों ने निम्नलिखित में से किस एक मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? तो अकबर के मकबरे को इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, आप इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और क्योंकि आगे आने वाला जो हम अगले आधे से पौन घंटे बाद जो हम चर्चा करेंगे, हम आपको बताएंगे किसका ये एग्ज़ाम जो इसका 16 अगस्त 2020 जो उसकी डेट निर्धारित की गई थी, उस डेट को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। काफ़ी लोगों के बीच एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तो हम उस कन्फ्यूज़न को भी दूर करेंगे। लगातार बने रहिए हमारे साथ इस लाइव क्लास में, और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के खंडहर कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो विजयनगर के खंडहर कहाँ प्राप्त हुए हैं? हम्पी काफ़ी चर्चा में था। अभी कर्नाटक की जो विरासत को लेकर, आंध्र प्रदेश में विरासत, ये जो हमारा दक्षिण भारत है दोस्तों, दक्षिण भारत हमारा आर्ट एंड कल्चर्स को लेकर काफ़ी चर्चा में रहता है। चाहे वो नृत्य ले लीजिए आप, चाहे वहाँ की संगीत ले लीजिए, चाहे वहाँ के आप वाद्य यंत्र ले लीजिए, तो वो काफ़ी चर्चा में रहता है। तो ये विजयनगर का खंडहर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हम्पी से प्राप्त हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया है? दोस्तों, तुगलक वंश जो है सबसे अधिक समय तक चला है। तुगलक वंश सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का था। देखो, जो खिलजी वंश है सबसे लास्ट में है, दास वंश इसका भी नहीं, लोधी वंश सबसे लंबा शासनकाल चला है वो तुगलक वंश का है। सबसे पहले जो मुसलमान शासनकाल था वो लोधी वंश, सबसे पहले मुगलों ने शुरू किया था वो लोधी वंश है, और सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का है। दोनों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लोधी वंश और सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो किसने नियमित सिक्के जारी किए थे? हमने सिक्कों के बारे में प्रैक्टिस सेट 1 में भी बहुत काफ़ी लंबा डिस्कशन किया है, प्रैक्टिस सेट 2 में भी, तो आप उसमें देखिएगा। और इसमें है कि नियमित सिक्के किसने जारी किए और दिल्ली पर अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? दोस्तों, ये इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे। अगला है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? दोस्तों, ये ऐसा था कि कृषि के हम बारे में जानकारी हमने शुरू कर दी थी। जानकारियाँ का मतलब इसके लिए जो इक्विपमेंट्स थे, आप जानते होंगे, हल बैल तैयार करना, हल बैल नहीं, कि जानवरों को किस प्रकार से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या हम किस प्रकार से हल बना सकते हैं, खुदाई किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल से तीर, तलवार और भाले बढ़ने प्रारंभ हो चुके थे, उन्हीं को यूटिलाइज़ करते हुए, उन्हीं को टेक्नोलॉजी की फॉर्म में ढालते हुए, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी थी, उसी को किस प्रकार से उन्होंने एक नवाचार के रूप में ढाला, और उसके बाद नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हो चुकी थी। ये प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको टिक कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो था संसद में हड़प्पा काल के जितने भी व्यंजन थे, उन सभी व्यंजनों को परोसा गया था। उन सभी व्यंजनों का एक प्रकार से सभी ने मतलब एक मीटिंग हुई थी, वो सभी व्यंजन बनाए गए थे जो हड़प्पा काल में बनते थे। और आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें गेहूँ भी है, इसमें दालें भी हैं, इसमें दाल और तिलहन, ये तीनों ध्यान रखिएगा, एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है ये। तो गेहूँ, दाल और तिलहन ये तीनों थे हड़प्पा काल में। और यहाँ पर चावल भी था। और अगर आप बताएं तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का सेवन करते, लेकिन इस बार जो संसद में जो ये जो मीट हुई थी, इसमें केवल शाकाहारी भोजन था, मांसाहारी नहीं था। हालांकि मांसाहार भी ये लोग किया करते थे, और मांसाहार में ये बस में बकरी और भेड़, और उसमें जो ज़िक्र मिलता है, बकरी का भी ज़िक्र मिलता है, भेड़ का ज़िक्र मिलता है, और उसके बाद इसमें जो आप देखेंगे तो भैंस भी है। और इसमें वहाँ पर जो अगर पूजा पाठ की सामग्रियों में देखें तो वहाँ पर गाय को थोड़ा थोड़ा सम्मान मिलने लगा था, लेकिन अभी भी उस तरह से उसमें नहीं आई थी कि उसका हम एक देवी या देवता के रूप में जिस प्रकार से आज पूजा की जाती है, उस प्रकार से वहाँ पर अभी कुछ नहीं आया है। तो नवपाषाण काल में, वो ऋग्वैदिक काल में शुरू हुआ था, वो सब चीज़ें वो ऋग्वैदिक काल के आसपास शुरू हुई हैं। यह नवपाषाण काल है, कृषि सर्वप्रथम यहाँ प्रारंभ हो चुकी थी। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। प्रयाग संसद, प्रयाग आप इलाहाबाद को देखिएगा, इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके यहाँ रखा गया है।
इलाहाबाद संसद आप इसे समझिएगा। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। कथन है, कारण कह रहे हैं कि वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका अब आपको दोनों चीज़ें करनी है, दोनों सही हैं गलत हैं। देखिए उन्होंने पूछा है कि हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी, ये बिल्कुल ठीक है। प्रयाग में जो कि प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि बाणभट्ट ने अपने उसमें जिक्र किया भी है, वो प्रयाग प्रशस्ति हर्षवर्धन के शासनकाल से ही संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति जो है। अगला है कि बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा का को लोकप्रिय बनाना चाहता था। दोस्तों नहीं, वो है बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान दोनों का ही उसने, पहली बात तो वो बौद्ध धर्म का समर्थक था और वो हीनयान को बौद्ध महायान से ज़्यादा सम्मान देता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पलट कर अगर हम देखें तो हीनयान और महायान दोनों को वो बैलेंस स्टेब्लिश लेकर चला है, लेकिन बाद में वो हीनयान को उसने ज़्यादा प्रीफरेंस दिया है। तो आप इसको देखिएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है आपका। लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है ये बिल्कुल ठीक है। आप इसमें एनसीईआरटी को देखेंगे तो यहाँ से आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये महायान नहीं है, यहाँ पर हीनयान शाखा है और स्टार्टिंग में उन्होंने हीनयान और महायान दोनों पर बैलेंस इस्टेब्लिश किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका यानी कि पहला ऑप्शन तो ठीक है लेकिन दूसरा गलत है। तो दोनों क्या पूछ रहे हैं, ए और आर दोनों अलग अलग सही हैं। ए और आर से सही व्याख्या करता है, ये गलत हो गया है। दूसरा है कि ए और आर दोनों अलग अलग सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। यहाँ अलग अलग सही हैं, ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है और ए गलत है किंतु आर सही है। ये दोस्तों ए तो सही है, ए सही है और उन्होंने कहा है कि महायान शाखा का लोग पुराना चाहता था, दोनों को बैलेंस स्टेब्लिश करना। लेकिन दोस्तों हमने सॉरी, इसका मतलब हमने इसके डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा सा गलत बता दिया है। आप ध्यान रखिएगा कि ये महायानी शाखा है जिसको ये लोकप्रिय बनाना चाहता था, वो महायान शाखा है। माफ़ी चाहूँगा कि ये महायान शाखा है जिसको लोकप्रिय बनाना चाहता था। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में हुआ क्या था कि हर्षवर्धन ने दोनों, इसकी जो बौद्ध धर्म की दो शाखाएँ हैं, एक हीनयान है और एक महायान है। ठीक है, हीनयान और महायान। हम अब देखिए दोस्तों, आपकी डेट जो टल रही है उसमें हमें थोड़ा सा समय मिल जाएगा। हम आपको ये बौद्ध धर्म आर्ट एंड कल्चर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम आपको बिल्कुल उसमें क्लियर करा देंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, अभी इस प्रैक्टिस शॉट को आप सॉल्व भी कीजिए और हम आपको एक आर्ट एंड कल्चर और मैथ्स के जितने भी लोग कह रहे थे कि मैथ्स की स्पेशल क्लास चलाइए, जो भी लोग जुड़े, देखिए दोस्तों हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, 10 लोग 5 लोग जो भी जुड़े हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि भीड़ बढ़े, लेकिन 10 लोग जो 5 लोग जुड़े हुए हैं वो पूरे कंट्रीब्यूशन दें, हमारे साथ पूरा कंट्रीब्यूट करें और इस परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आपको हमें भी एक अच्छा रिजल्ट देना है आप लोगों को, तो वो आप ही कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी एक हीनयान शाखा है और दूसरी महायान शाखा है। दोस्तों हर्षवर्धन ने जो प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण किया था, बाणभट्ट के उसके लेख से हमें पता चलता है। तो इसमें जो दोनों के बीच बैलेंस था, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि उसने महायान शाखा को काफ़ी लोकप्रिय बना दिया और वहाँ पर भी जो जिक्र मिला है वो भी महायान शाखा। लेकिन हर्षवर्धन का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसका महायान या बौद्ध धर्म से कोई रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ एक उसकी उपलब्धि को शो करता है, उसका महायान या हीनयान से कोई रिलेशन नहीं है। यानी इसका मतलब ये दोनों सही हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा, दोनों सही हैं, दोनों अलग अलग हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने शैल क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। अपने शैल क्षेत्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? भीमबेटका, पंचमढ़ी, मिर्ज़ापुर, सुंदरगढ़। तो कौन सा इसमें प्रसिद्ध है दोस्तों? उसमें सभी हैं। भीमबेटका की गुफाएं काफ़ी फेमस हैं, मिर्ज़ापुर की गुफाएं काफ़ी फेमस हैं और पंचमढ़ी गुफा मंदिर पंचमढ़ी का काफ़ी फेमस शैल चित्र हैं, यहाँ पर भित्ति चित्र यहाँ पर मिले हैं मध्य प्रदेश में जो कि है, और सुंदरगढ़ ये भी काफ़ी फेमस जगह हैं। तो चारों ठीक हैं, इसके ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ठीक है। सभी से ये जो यहाँ से हैं, ये भीमबेटका, पंचमढ़ी, मिर्ज़ापुर, सुंदरगढ़, यहाँ इन सभी क्षेत्रों से हमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर नवपाषाण काल और हड़प्पा काल तक इन सभी की जानकारी हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती हैं। तो ये सभी यहाँ पर भित्ति चित्र हैं, कहीं पर शैल चित्र बने हुए हैं, तो शैल चित्रों के माध्यम से हमें यहाँ पर काफ़ी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती हैं। भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, सुंदरगढ़। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, पमस्टर्न ये यहाँ के प्रधानमंत्री थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पमस्टर्न। अगला है कि 19वां प्रश्न है, ये आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा
कि ये 1857 से डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछे जा गए हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है। तो आप, क्योंकि 1857 का नाम आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, और अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है 19वां कि 1888 में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। दोबारा से पढ़िए, 1888 में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। कारण है कि वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे। अच्छा, अब पूछ रहे हैं कि ए आर दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, ये सही है, वो सेम प्रश्न, सेम ऑप्शन तो सेम ही है। अब आप कथन और कारण चेक कीजिए। क्या कह रहे हैं कि 1888 में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, सैयद अहमद खान ने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, UIPA की स्थापना की थी। और उसके बाद क्या है कि वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे, INC के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे। देखिए दोस्तों, इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए। ऐसा हुआ था जब उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने, तो हुआ क्या था कि जब मुस्लिम शिष्टमंडल, हम आपको बताया था कि जब मुस्लिम शिष्टमंडल वहाँ पर लॉर्ड मार्लिमेंटो से मिलने के लिए पहुँचा था, तो वो शिष्टमंडल जो तैयार किया हुआ था वो इन्हीं सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में ही तैयार किया गया था। ठीक है, जो इलाहाबाद वो उसके सॉरी जो AMU के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने उनके निर्देशानुसार सैयद अहमद खान ने ये पैट्रियोटिक एसोसिएशन, एंग्लो मोहम्मडन एसोसिएशन, इस तरह की काफ़ी संस्थाएं गठित की थी। उनका सीधा उद्देश्य ये था कि INC का प्रतिकार करें। INC का प्रतिकार करने का उद्देश्य मतलब ये था कि चुनाव होने जा रहे थे। अब चुनाव में क्या था, अगर मुसलमानों के लिए, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए आप पृथक प्रतिनिधित्व रख दीजिए, क्योंकि मुसलमान इतने कमज़ोर हैं कि हिंदू अपने वर्चस्व में मुसलमानों को अपने अंडर में ले सकते हैं, और मुसलमानों के यहाँ सीटें कम मिलेंगी, और दूसरा मुसलमान अपना प्रतिनिधित्व या फिर अपना कोई भी काम वो करवा नहीं सकते, क्योंकि हिंदू वर्चस्व हो जाएगा। इसीलिए उनके प्रिंसिपल के कहने पर सैयद अहमद खान ने इस UIPA की स्थापना की थी, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इसका सीधा मतलब ये था कि वे INC का प्रतिकार करना चाहते थे। और यही शिष्टमंडल, उन्होंने शिष्टमंडल तैयार किया, वही शिष्टमंडल लॉर्ड मार्लिमेंटो से मिलने के लिए पहुंचा, और मार्लिमेंटो ने इसको बताया। मार्लिमेंटो ने उनकी बात को स्वीकार कर ली, क्योंकि वो भी चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज पहले से ही चाहते थे, और उन्हीं की मांग को स्वीकार करते हुए 1906 का भारत शासन अधिनियम जो आया, उसमें ही मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, हालांकि सैयद अहमद खान स्टार्टिंग में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन लास्ट में आकर उन्होंने वो मुसलमानों के पक्ष में झुकाव उनका बढ़ गया। और उनकी एक बहुत फेमस लाइन है, आप ध्यान रखिएगा, हालांकि इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, और आप ध्यान रखिएगा उनकी वो लाइन। उन्होंने कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि आप तो पहले तो हिंदू मुसलमान एकता की बात करते थे, लेकिन आप अब अचानक से क्या हो गया कि आप मुसलमानों की बात करने लगे हैं। तो सैयद अहमद खान ने कहा कि ये जो विभाजीकरण, मतलब विभेदीकरण जो उत्पन्न हुआ है, ये कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उत्पन्न किया है। विभेदीकरण जो हुआ है हिंदू और मुस्लिम्स को लेकर, ये पढ़े लिखे लोगों ने उत्पन्न किया है। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ इसकी शुरुआत है, इसका विभत्स रूप आगे आने वाले समय में होगा, और इसके जो प्रवाहकर्ता होंगे, यानी कि जो इसका जो प्रचार करेंगे, इसको जो फैलाएंगे, इसका प्रवाह जो करेंगे, वो लोग होंगे जो अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं। पढ़े लिखे हैं नहीं, पढ़ा लिखा बताते हैं, जो अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं, वो इसके प्रचारक होंगे, यानी कि वो इसको लेकर जाएंगे। तो हो भी वही रहा है। हिंदू मुस्लिम जितनी भी तरह की जो हमारी डिफ्रेंशिएशन जो हमारे सोसाइटी में बना हुआ है, उसका सीधा कारण वही है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने आप को हिंदू और मुसलमानों के बीच में अब डिवाइड किए हुए हैं, और वो मानवता को भूल चुके हैं। सीधा मतलब तो ये है। तो ये वहीं से सीधा प्रश्न ये उन्होंने उठाया है, और ये इसका इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा, यानी कि दोनों ठीक हैं। उन्होंने UIPA की स्थापना की थी 1888 में, और INC के प्रतिकार करने के लिए की थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री वापस करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? किसने अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी दोस्तों? तो ये हैं बीना दास। बीना दास काफ़ी, जब बीना दास का नाम, जब ये गदर पार्टी जो बनी थी, उसमें भी बीना दास का नाम आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि
एनी बेसेंट ने भी अपनी उपाधि वापस करी थी, महिलाओं की बात करें। लेकिन जो गोली चलाई थी इन्होंने बीना दास ने चलाई थी, अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी एक डिग्री लेते समय अपनी। अगला प्रश्न है हमारा कि 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो इसमें ये आप ध्यान रखिएगा कि 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों ये स्पेशल आप देखिए लखनऊ अधिवेशन पर प्रश्न आया है। लखनऊ अधिवेशन पर प्रश्न क्यों आया है, इसलिए प्रश्न पूछा गया है क्योंकि लखनऊ ही अधिवेशन ही पहला अधिवेशन था जहां पर मुस्लिम लीग और एक तो मुस्लिम लीग और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दोनों ने एकल मंच साझा किया था। एकल मंच साझा किया था यहाँ पर मुस्लिम लीग ने और आईएनसी ने। शर्त क्या रखी गई थी कि आईएनसी ने शर्त ये रखी थी कि आप भारत को डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड करने में हमारा सहयोग करेंगे और क्या होगा कि हम आपको उसी के हिसाब से ही सीटें डिवाइड करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि इसमें जो तिलक थे और भी थोड़े जो गर्म दल के नेता थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और बाद में हुआ क्या कि डिवाइडेशन बढ़ता ही चला गया। ये बीच की खाई पटने का नाम नहीं लिया और मुस्लिम लीग अलग और आईएनसी अलग और बीच में एक लंबी दरार बन गई जो बाद में एक पाकिस्तान एक नामक स्वतंत्र देश के एक भारत के विभाजीकरण से इसका अंत हुआ। तो 1916 का पहला अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन जहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अपना एकल मंच साझा किया था। तो इसमें मुस्लिम लीग की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना और आईएनसी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अंबिका चरण मजूमदार बनाए गए थे। काफ़ी लोगों ने इस पर कहा कि अंबिका चरण मजूमदार तो हिंदू से हैं और हिंदू हैं पक्के कट्टर हिंदू हैं, उधर जो जिन्ना हैं वो कट्टर मुसलमान हैं। और उन्होंने यहाँ तक की बातें उठी थी कि जिन्ना एक भारतवासी होने से पहले एक भारतीय होने से पहले वो एक मुसलमान हैं, वो कभी भी भारतीय के बारे में नहीं सोच सकते, वो एक पृथक प्रतिनिधित्व की डिमांड करते हैं, वो पृथक राज्य की डिमांड करते हैं। इस तरह की काफ़ी जो है डिवाइडेशन वाली बातें उठी तो डिवाइडेशन ये बढ़ता ही चला गया और खाई पटने का नाम नहीं लिया और खाई लगातार चौड़ी होती गई है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार थे इसके लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि हमारा कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। दोस्तों चंपारण का जो कि गांधी जी यहाँ पहुँचे थे चंपारण में जब गांधी जी यहाँ पहुँचे थे तो इस चंपारण में आप ध्यान रखिएगा चंपारण में किसके बुलावे पर पहुँचे थे, तो रामचंद्र शुक्ल नाम के एक व्यक्ति थे, इनके बुलावे पर पहुँचे थे। रामचंद्र शुक्ल नाम के एक व्यक्ति थे, इनके बुलावे पर गांधी जी यहाँ पर पहुँचे थे। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि दिक्कत क्या आ रही थी चंपारण में, चंपारण में दिक्कत ये आ रही थी कि जो किसानों की भूमि पर अंग्रेज़ों ने नील की खेती करवाना शुरू कर दी थी और बड़ी मात्रा में वो नील की खेती करवाते थे, जिसके कारण होता क्या था कि ज़मीन पूरी तरह से बंजर हो जाती थी नील की खेती के कारण। और नील खेती क्यों करवाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का उद्देश्य ये था कि ऐसी फसल को बोया जाए जो कि वज़न में हल्की हो और दाम में ज़्यादा हो। तो नील की खेती यहाँ से करवाते थे और सारा कच्चा माल जहाज़ों में लादकर ये कहाँ भेज दिया करते थे, इंग्लैंड भेज दिया करते थे। तो इसी के विरोध में गांधी जी जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर हालांकि काफ़ी हड़तालें हुई, लेकिन वहाँ पर एक जांच समिति बनी, कृषि जांच समिति बनी। तो इस समिति में कौन कौन लोग शामिल थे दोस्तों, इस समिति में आपके एफ जी स्लाई भी शामिल थे, डी जी रीड जिसको नॉर्मली आप रीड कह सकते हैं, रीड के नाम से जाने जाते हैं, रीड कहते हैं, डी जे रीड तो इनका नाम ज़्यादा है ही नहीं, और जब महात्मा गांधी, ये तीनों लोग इसमें शामिल थे। अनुग्रह नारायण जी इसमें शामिल नहीं थे, अनुग्रह नारायण जी इसमें शामिल नहीं थे, हालांकि ये एक समर्थन में थे लेकिन इसमें शामिल इस जांच समिति के सदस्य में शामिल नहीं थे अनुग्रह नारायण जी, ये तीनों लोग इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। जलियांवाला बाग कांड सभी परिचित होंगे, 14 नवंबर का दिन, तो सभी इससे परिचित होंगे। तो इसमें पूछा है इन्होंने कि इसकी जांच समिति की जो रिपोर्ट तैयार करनी थी वो काम किसे सौंपा गया था। दोस्तों प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था, महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था इसका जांच समिति का प्रारूप रिपोर्ट तैयार करने का। इसी में गांधी जी ने कहा था, कई बार यूपी पीसीएस के मेंस में ये प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी ने यहाँ पर कहा था कि जो इसने जांच समिति ने जलियांवाला बाग पर जो एक इंग्लैंड की तरफ जो काफ़ी विरोध हुआ तो एक ब्रिटिश सरकार ने जांच समिति गठित की, ब्रिटिश सरकार ने भी जांच समिति गठित की थी। ठीक है, उधर इंडिया की तरफ से महात्मा गांधी के नेतृत्व में जांच समिति गठित की गई। महात्मा गांधी की उसमें जांच समिति गठित की गई थी। हालांकि इसके अध्यक्ष जो थे, जो भारत की तरफ से जो जांच समिति गठित की गई थी वो उसमें वो मुख्तार अंसारी की अध्यक्षता में यहाँ पर समिति गठित की गई थी।
जो इंडिया की तरफ से जो कमेटी गठित की जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार में जो भारत की तरफ से जो कमेटी गठित की गई थी उसका जो प्रारूप लिखने का कार्य किया वो महात्मा गांधी जी ने किया था। और महात्मा गांधी ने कहा कि ये पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लीपापोती है जो कि इंग्लैंड की तरफ से जो गठित की गई कमेटी है उसकी रिपोर्ट आई है। हालांकि उसमें ऐसा ही था, उसमें भारतीय भी थे, उसमें 2 भारतीय भी थे और 2 भारतीय भी थे लेकिन हालांकि जो इसमें बहुमत था वो ब्रिटिशर्स का था, तो भारतीयों की बातों को ज़्यादा ध्यान उसमें नहीं दिया गया था। ठीक है, उसमें कौन कौन भारतीय थे? 2 भारतीय हैं, एक तो चिमन लाल सीतलवाड़ हैं, चिमन लाल, ये भी ध्यान रखिए कौन कौन भारतीय उसमें शामिल थे, चिमन लाल सीतलवाड़ और सतपाल सिंह। ठीक है, ये 2 लोग इसमें शामिल थे, सतपाल सिंह और चिमन लाल सीतलवाड़। यहाँ से फ्रेश हम लिख लेते हैं कौन कौन लोग शामिल थे। एक तो थे चिमन लाल सीतलवाड़ और सत्यपाल सिंह। ठीक है, ये 2 लोग इसमें शामिल थे और महात्मा गांधी ने ये प्रारूप तैयार किया था और इसको उन्होंने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लीपापोती कहा, क्योंकि उसमें क्या था कि अंग्रेज जनरल डायर का सपोर्ट कर रहे थे। जनरल डायर जिसने वहाँ पर जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी। दोस्तों जलियांवाला बाग एक स्थान का नाम है, पंजाब में एक स्थान है जलियांवाला, तो वहाँ का स्थान का नाम है, तो उससे कोई मतलब वो नहीं है किसी की घटना से। तो वहाँ पर जो जनरल डायर का समर्थन कर रहे थे, जनरल डायर को ब्रिटेन का शेर बता रहे थे, तो हालांकि उसमें हुआ था क्या था, कई भारतीय उसमें मारे गए थे और ज़बरदस्ती का था जलियांवाला बाग। हालांकि बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसके पीछे, तो उसमें जो आप ध्यान रखिएगा किसने प्रारूप तैयार किया, महात्मा गांधी जी ने इसका प्रारूप तैयार किया था। अगला प्रश्न उठ रहा है कि 1930 ईस्वी के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव था। अगला है कि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा में बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। चलिए ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव था। देखिए दोस्तों, अभी तक इससे पहले क्या हो रहा था, जब कांग्रेस का गठन हुआ नहीं था तो उससे पहले के लोग क्या करते थे, हालांकि श्रमिक आंदोलन ऐसा नहीं है कि उसके बाद से शुरू हुए हैं कि कांग्रेस का गठन होने के बाद से श्रमिक आंदोलन शुरू हुआ, ऐसा नहीं था। बस इतना था कि जो इससे पहले जो श्रमिक आंदोलन होते थे वो क्या होता था कि उनका ना तो कोई एक निश्चित टारगेट होता था, ना ही उनके पास एक रणनीति होती थी, ना ही उनके पास उस तरह की विचारधारा होती थी कि जिस पर एक आंदोलन को बड़ा व्यापक रूप दिया जा सके, ना ही अंग्रेज़ों को उनका साथ मिल रहा था, ना ही कि भारत की तरफ से जो लोग थे, भारत के जो राष्ट्र मतलब जो आंदोलन करता थे उनको उनका साथ नहीं मिलता था। सिर्फ वो क्या करते थे कि अपने बेस पर ही एक कम्युनिटी बना ली उन्होंने, जिस तरह से हम वर्तमान में जातिवाद जिस तरह से मोड़ ली हुई है कि लगातार कि जाट आरक्षण और कि उसका आप देखिएगा कि उसका जो आपने देखा होगा कि ये समझ लीजिए कि जो जितने भी वर्तमान विभिन्न प्रकार के जातीय आंदोलन होते थे उसी प्रकार से उस समय भी आंदोलन होते थे। जैसे मान लिया कि झारखंड में बिरसा मुंडा ने चलाया आंदोलन, तो बिरसा मुंडा ने इस वहाँ पर क्या किया, उसको उसको धार्मिक मोड़ दे दिया, उसको राजनीतिक मोड़ ले लिया, वहाँ के नेता बनना चाहते थे तो वहाँ पर वो आंदोलन चला। उसी तरह से भिन्न भिन्न स्थानों पर जो भी आंदोलन चले वो एक क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में उभर गए और वहीं पर उन अंग्रेजों को दमन करने का आसानी से मौका मिल गया और वो हाथ के हाथ वहीं आंदोलन को दमन कर दिए गए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 1928 में जब सरकारें बनने शुरू हुई, आंदोलन का रूप समझ लेगा, तो श्रमिकों ने, किसानों ने एक तरह का पैटर्न मिला उनको समझने को, सीखने का कि आंदोलन किस प्रकार से होता है। इस समय तक गांधी जी भी अपनी सक्रिय राजनीति में उतर चुके थे, तो उन लोगों को एक समझने का और सीखने का मौका मिला और उसके बाद से जो आंदोलन प्रारंभ हुए और उनकी एक स्पष्ट रणनीति भी शुरू हुई, उनकी एक विचारधारा भी मिली उन्हें। उन्होंने अपना एक निश्चित उद्देश्य रखा कि हम हाँ इस उद्देश्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कि हम वेतन बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कि लेबर रिफॉर्म्स चाहिए हमको, कि हमें छुट्टी चाहिए। इस तरह की जो संस्थाएँ थी वो आंदोलन की उन्होंने राष्ट्रवादी लहर उनको देखने को मिली। और हुआ क्या था कि 1930 के आते आते जो गाँव के किसान लोग थे वो शहर पहुँचने लगे थे। शहर पहुंचने लगे थे क्यों? क्योंकि इस समय तक हुआ क्या था कि 1900 ईस्वी तक गाँवों में जो नील की खेती इतनी बुरी तरह से किसान अंग्रेजों ने करवा दी थी कि भूमि पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी। अब वहाँ पर अनाज इतना होता नहीं था और अनाज इतना होता भी था तो वो ज़मींदार वसूल कर ले जाया, जमींदार शाहूकार लोग वसूल कर ले जाया करते थे। तो वो क्या हुआ कि गाँव के लोग जो थे वो शहरों की ओर आने लगे और शहरों में क्या था कि राष्ट्रवादिता इस समय तक पर्याप्त अपने चरम पर थी ही, क्योंकि
कांग्रेस का गठन हो चुका है। इस समय तक गांधी जी अपना असहयोग शुरू कर चुके हैं 27 में, और उसके काफ़ी आंदोलन हो चुके हैं। तो श्रमिक अपना समझने लगे किस प्रकार से आंदोलन स्टार्ट होता है, किस प्रकार से उसकी भूमिका तैयार होती है, किस प्रकार से हमें विरोध प्रदर्शित करना चाहिए। तो इस समय तक क्या था कि राष्ट्रवादी भावना उनके अंदर व्याप्त हो चुकी थी, और गांधी जी के लिए प्लस पॉइंट था कि जो लोग राष्ट्रवाद का समर्थन करता है वो गांधी जी के साथ आ गए थे। तो ये हुआ था। हालांकि गांधी जी ने ना तो अंग्रेजों की, ना तो श्रमिकों की, ना ही किसानों की मांग का मुखर समर्थन अभी तक नहीं किया है, और ना कभी किया उन्होंने। दूसरा है, श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा ऊर्जा प्रतिक्रियावादी समझते थे। ये बिल्कुल ठीक है, और इसी कारण से गांधी जी ने इसका समर्थन नहीं किया। तो क्या है कि इसमें भारतीय राष्ट्रवादी लहर का प्रभाव था और श्रमिक नेता, लेकिन दोस्तों ये प्रभाव था और इसका कथन तो ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रतिक्रियावादी समझते थे। राष्ट्रवादी और प्रतिक्रियावादी का मत दोनों विपरीत हो गए हैं। अगर राष्ट्रवादी, जो लोग राष्ट्रवादी होंगे वो प्रतिक्रियावादी नहीं हो सकते किसी भी चीज़ को लेकर, जो प्रतिक्रियावादी होगा वो राष्ट्रवाद की भावना उसके अंदर नहीं हो सकती अपने देश को लेकर, अपने देश के नागरिकों को लेकर। तो ये दोनों मतलब हैं, दोनों ठीक है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो गया है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ठीक है। अगला है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ शुरू की थी। तो महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा किसके साथ शुरू की थी? अंत तक लड़ो, ये अंत तक लड़ो के साथ दांडी यात्रा शुरू की थी। और उनका हमने लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में एक सेंटेंस भी देखा था, वो सेंटेंस आप जाकर देखिए, उसमें कितने लोग गए थे वो भी हमने यहाँ बताया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दांडी यात्रा से, 3 या 4 प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, आप इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए और वहाँ जाकर वाला प्रश्न भी देखिए। अगर देखिए अगला प्रश्न फिर से दांडी यात्रा से है कि ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है, तो किससे संबंध है? सभी को पता होगा कि नमक कानून तोड़ने से इसका संबंध है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? बहुत सामान्य प्रश्न है, किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था दोस्तों? तो किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो ये चर्चिल ने भेजा था। विंस्टन चर्चिल की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? दोस्तों आप हमें इसमें बताएंगे कि जो प्रश्न नंबर 27 एक बार ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 27 जो है क्रिप्स मिशन, किसने क्रिप्स मिशन भेजा था? हमने आपको बता दिया कि चर्चिल ने, लेकिन आप ये बताइए हमें कमेंट्स करके कि किसने इसमें क्रिप्स मिशन में कौन कौन लोग शामिल थे? क्रिप्स मिशन में कौन कौन लोग शामिल थे? इसमें कौन कौन लोग शामिल थे आप हमें बताइए, कमेंट्स करके अभी बताइए। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। हम आपको बताएंगे लास्ट में कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? किसने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर इसका बी, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, अशोक मेहता कमेटी। ठीक है जी। बलवंत राय मेहता कमेटी, ये पंचायत व्यवस्था से संबंधित है, न्याय पंचायत से संबंधित नहीं है, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। और सरकारी आयोग तो अलग है, ये भी नहीं है। अशोक मेहता समिति जो है ये इसका बिल्कुल ठीक है। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो उन्होंने पूछा है कि राष्ट्रीय योजना का उन्नति पर चर्चा करती है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति का उपाय सुझाती है, राष्ट्रीय योजना निर्माण दिशा निर्देशन प्रदान करती है, योजना में धन आवंटित करने का सुझाव देती है। देखिए दोस्तों, जो नेशनल डेवलपमेंट कमेटी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आप इससे बोलिए, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या काम करती है कि ये जितना भी स्टेट और सेंटर के बीच ये काम करती है कि सेंटर और स्टेट के बीच पर्याप्त तरह से कम्युनिकेशन होता रहे, क्योंकि हम किस पर काम करते हैं? सहकारी संघवाद पर काम करते हैं। तो सेंटर और स्टेट दोनों सहकारी संघवाद के मुद्दे पर बने रहें, और इसीलिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यह है कि राष्ट्रीय योजना निर्माण को दिशा निर्देशन प्रदान करती है। नॉर्मल नेशनल जो जितने भी नेशनल डेवलपमेंट प्लान बनते हैं, आर्किटेक्चर से लेकर हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर किसी भी प्रकार का जो काम होता है वो भी सुझाती है। ये राष्ट्रीय योजना में धन आवंटन सुझाव करते नहीं दोस्तों। योजना धन आवंटन सुझाव वित्त आयोग का काम है, ये इसका काम नहीं है। वित्त आयोग जो हमारा गठित किया जाता है वो वित्त आयोग करता है। अभी वर्तमान में वित्त आयोग गठित किया गया है, जो 15वां वित्त आयोग गठित किया गया है, और तो ये इसका काम नहीं है, ये वित्त आयोग का काम है। ये योजना संबंधी उन्नति पर चर्चा करती है, बिल्कुल ठीक है। 1, 2, 3 इसके बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि सूची 1 आयोग समिति और सूची 2 विषय से सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नाम नीचे कोड में दिए गए हैं। क्या है कि के संतान समिति, शाह आयोग, एस आर दास आयोग और एन बोहरा समिति।
तो क्या है कि के संथानम समिति का संबंध किससे है, कई बार हम इस आपको बता चुके हैं। तो के संथानम समिति का संबंध दोस्तों किससे है, तो के संथानम समिति का जो संबंध है वो ये डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, भ्रष्टाचार की रोकथाम। आपको बताइए भ्रष्टाचार की रोकथाम क्या, हमने आपको एक बार बताया था, प्रैक्टिस सेट 2 है या 1 है, आप उसमें जाकर देखिएगा कि इन्होंने सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी, जिसको केंद्रीय सतर्कता आयोग बोलते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये और यूपीएससी, थोड़ा सा यूपीएससी और ये यूपीएससी के काम को इसने आसान कर दिया, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की कोई डिवाइडेशन होता तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति सलाह लेता था वो यूपीएससी से ली जाती थी, या फिर हाई कोर्ट अगर इस संबंध में, प्रशासनिक के संबंध में, भ्रष्टाचार के संबंध में, प्रशासनिक भ्रष्टाचार के संबंध में कोई जानकारी थी तो यूपीएससी से परमिशन लेनी होती थी। अब वो सीवीसी से भी परमिशन ले सकती है, ठीक है। हालांकि यूपीएससी क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, जबकि सीवीसी एक सांविधिक संस्था है। इसका विधिक के संथानम समिति की सिफारिशों के द्वारा पर गठन किया गया है इसका। हालांकि इसका गठन जो किया गया है, संविधान ने इसका गठन किया है, संवैधानिक संस्था है, इसके लिए हायरार्की में यूपीएससी बड़ी है, सीवीसी छोटी है। तो के संथानम समिति की सिफारिश के द्वारा पर सीवीसी गठन किया गया था, जो कि भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए है। अगला है शाह आयोग, केटी शाह, इनका पूरा नाम है केटी शाह। तो केटी शाह आयोग, तो केटी शाह आयोग किसके लिए बना था, ये आपातकाल के दौरान जो ज्यादतियाँ की गई थी उसको निगरानी करने के लिए केटी शाह की अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया गया था। अगला है कि एस आर दास आयोग। तो एस आर दास आयोग एस आर दास आयोग का संबंध किससे है, एस आर दास आयोग का संबंध है प्रताप सिंह कैरी खिलाफ आरोप में, प्रताप सिंह कैरी के खिलाफ आरोप में। अगला है ए एन बोहरा समिति। तो ए एन बोहरा समिति क्या है, ए एन बोहरा समिति राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित है, ए एन बोहरा समिति राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित है, ए एन बोहरा समिति। दोस्तों अगर आप इसमें देखेंगे तो आप इसमें कंफ्यूज होंगे, ये आपको नहीं पता होगा एस आर दास आयोग, बस बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को आपको वैसे भी पता होना चाहिए। के संतान समिति सीबीसी गठन से संबंधित है, शाह आयोग के संबंधित है, ये इमरजेंसी के अगेंस्ट में जो जांच कमेटी गठित की गई थी उससे संबंधित है। ए एन बोरा समिति राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित है। और बस इसके बाद आपका बचाइए कि एस आर दास आयोग, हालांकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, एस आर दास आयोग, तो आप इसमें ध्यान रखिए प्रताप सिंह कैरी खिलाफ आरोप में के खिलाफ आरोप से संबंधित है। अगला प्रश्न पॉलिटी से है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्या पूछा है, सही नहीं, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। सही नहीं है जो प्रश्न होते हैं, किसके पास जनता के मूलाधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति होती है। क्या है, किसके पास आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति होती है, इसके पास जनता के मूलाधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति होती है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है कि अगला है कि यह अंतर शासकीय विवादों में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। अगला क्या है कि यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश का पुनर्विचार करने की शक्ति है। दोस्तों आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको पढ़िए, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। अच्छा प्रश्न है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति दोनों को कन्वर्ट किया गया है, काफ़ी डीप से क्वेश्चन उठाया गया है ये। तो देखते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पहला कह रहे हैं कि इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। दोस्तों मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति नहीं है इसके पास। इसके पास क्या है, अनन्य शक्ति का मतलब है कि इसके अलावा और कोई जारी ही नहीं कर सकता। अनन्य का मतलब होता है एब्सोल्यूट, यानी कि अगर इसने कह दिया तो ठीक है, इसने मना कर दिया तो गलत है। इसके पास अनन्य शक्ति नहीं है, इसमें संसद भी पार्टिसिपेट करती है, इसमें संसद की भी भागीदारी होती है, क्योंकि आज जब से आर्टिकल 368 में जो आर्टिकल आप 13 पढ़िएगा तो उसमें कहा गया है कि इसमें जो संशोधन किए जाएंगे वो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन के आधार पर संशोधन किए जा सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का वो बुनियादी जो इसमें यह एक संविधान का बुनियादी ढांचा है उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उसके पास संसद के पास भी शक्ति है, तो ये गलत है। हालांकि हम सभी ऑप्शन को आप समझिए इसको। अगला है कि यह अंतरशासकीय विवादों में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। अंतरशासकीय विवादों में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। अंतरशासकीय विवाद का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर सेंटर और स्टेट, ये सेंटर हो गया ये स्टेट, अगर इनके बीच कोई विवाद होता है तो वो विवाद सीधे कहाँ जाएगा, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। सेंटर स्टेट, स्टेट स्टेट, या फिर कई स्टेट मिलकर एक सेंटर के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वो जो है इसके पास जाएगा आर्टिकल 131
131 अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, तो वो उसका मूल अधिकार है और अनन्य क्षेत्राधिकार है। और वो मामले ऐसे हैं कि वो कहीं भी किसी भी हाई कोर्ट में जा भी नहीं सकते, उनमें कोई हाई कोर्ट मामले को नहीं ले सकता, वो सीधे कहाँ जाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, इस तरह के मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अंतर्शासकीय विवादों से संबंधित। हालांकि इसमें अंतर नदी जल विवाद शामिल नहीं है, क्योंकि अंतर नदी जल विवाद अगर 262 में अंतर नदी जल विवाद जो है उसके लिए संसद को अधिकार दिया गया है कि वो ट्रिब्यूनल का गठन करेगी, उसका गठन करेगी। अगला है कि यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य की निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। क्या है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की सलाहकार अधिकारिता होती है, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी भी तथ्य को निर्दिष्ट करने पर सलाहकार अधिकार रखता है। क्यों? आर्टिकल 143 जो है वो आर्टिकल 143 आप देखिए तो उसमें सलाहकारी क्षेत्राधिकार इसको मिला हुआ है, इसको सुप्रीम कोर्ट को। अगर राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का कोई भी कानून से संबंधित प्रश्न है, सपोज कीजिए कि उसके लोकसभा से और राज्यसभा से कोई प्रपोजल पास होकर कहाँ गया, प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए, तो वह उसको कानून सम्मत है, विधि सम्मत है या नहीं, उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकता है। हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह जो होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है। इसमें ये एक प्रश्न ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट शासन करता है, ये जो भी सलाह देगा ये ओपन कोर्ट में दी जाएगी, किसी बंद रूम में, बंद कमरे में सलाह नहीं दी जाएगी। और संविधान का मुद्दा है तो संवैधानिक पीठ ही इसको देगी, यानी कि 2 जजों की बेंच इस पर बैठेगी। अगला है कि इनके पास अपने निर्णय आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। इनके पास अपने ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। अगर आप देखिए 137 जो है उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति इसको मिली हुई है। इनके पास अपने ही निर्णय के और आदेश को पुनर्विचार करने की शक्ति है। बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 137 में इसको ये शक्ति मिली हुई है, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए हर किसी का हमने आपको बता दिया, ये आर्टिकल 137 में है, ये सलाहकार क्षेत्राधिकार 143 में है, बिल्कुल ठीक है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद 131 में है, लेकिन अपने पास मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, ये शक्ति नहीं है। हालांकि ये संविधान के गाइडेंस के रूप में कार्य करता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, संरक्षक, संविधान का संरक्षक बोलते हैं, लेकिन ये अनन्य शक्ति नहीं है। ये शक्ति संसद के पास भी है, ये शक्ति हाई कोर्ट के पास भी है, यानी कि अगर हाई कोर्ट में जाए मामला तब भी मूल अधिकारों के खिलाफ हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट के पास भी पावर है। तो इसका ये ऑप्शन गलत है, बाकी ये सब ठीक है, इसके बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन गलत है बस। अगला है कि राष्ट्रपति संघ की मंत्रिपरिषद के बिना कार्य नहीं कर सकता है। अच्छा, सॉलिसिटर जनरल को वो कहते हैं, केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी होता है। संघ की मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की मृत्यु होने अथवा त्यागपत्र देने पर भी कुछ समय के लिए कार्य कर सकती है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में केवल गृह मंत्री ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आपात बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है। संसद से प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आप देखिए इसको। तो उन्होंने पूछा है कौन सा कथन सही है। चलिए एक करके सब चीज़ को एक एक करके हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि राष्ट्रपति संघ की मंत्रिपरिषद के बिना कार्य नहीं कर सकता। दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, जब तक संघ की मंत्रिपरिषद नहीं होगी वो काम नहीं करेगा। कौन? राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति जो भी काम करता है, हालांकि उसके उसको कुछ विवेकाधिकार मिले हुए हैं, लेकिन वो विवेकाधिकार केवल बहुत माइनर हैं। उनका संविधान में कहीं भी कोई स्पष्ट जिक्र नहीं किया गया। हालांकि राज्यपाल के विवेकाधिकार का तो जिक्र किया है, लेकिन राष्ट्रपति के विवेकाधिकार का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है कि हाँ राष्ट्रपति अपने विवेक के माध्यम से करेगा। वो एक ट्रेंड है जो चलता आ रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति अपने विवेक अधिकार से करता है, लेकिन ट्रेंड क्या बना रहा है कि बहुमत दल का जो नेता होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, उसी को इलेक्ट करेगा वो। तो यह है कि राष्ट्रपति संघ की मंत्रिपरिषद के बिना कार्य नहीं कर सकता। जबकि मंत्रिपरिषद नहीं होगी कोई काम नहीं कर सकता। और ये लागू हुआ है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, क्योंकि जब उसके बाद जब इमरजेंसी लागू की गई थी, इमरजेंसी में जब लागू हुई थी तो राष्ट्रपति के मौखिक आदेश पर इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। उसके बाद से हो ये गया 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हो ये गया कि जब तक लिखित आदेश पारित नहीं हो जाता है, मंत्रिपरिषद उस पर अपना समाधान नहीं दे देती है, तब तक कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये अगला है कि सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि प्राधिकारी होता है। देखिए दोस्तों, सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी नहीं होता है। सॉलिसिटर जनरल जो होगा वो केंद्र सरकार का एक पॉइंट सॉलिसिटर जनरल में सिर्फ यही पॉइंट है कि वो उसका सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी नहीं होता। उसके लिए विधिक मंत्री होता है। विधिक मंत्री अलग से होता है, वो एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अगर सरकार का कोई पक्ष कोर्ट में रखना है
सरकार का कोई पक्ष अगर कोर्ट में रखना है तो वो कोर्ट में सरकार के पक्ष को रखेगा, लेकिन वो सरकार का सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी नहीं है, उसके लिए अलग विधिक मंत्री होता है। ठीक है, विधिक मंत्री उसमें सर्वोच्च प्राधिकारी है, सॉलिसिटर जनरल नहीं होता। वो क्या काम करता है, सरकार के पक्ष को कोर्ट, अगर सरकार कहीं पर जैसे आपने कई विवादों में देखा होगा कि सरकार, केंद्र सरकार बनाम ये केस, केंद्र सरकार बनाम ये केस, तो केंद्र सरकार के पक्ष को वो कोर्ट के समक्ष रखता है सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, उसका काम इतना होता है। वो कभी भी सेंटर के खिलाफ नहीं जा सकता, और जाएगा भी तो सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये इस पर मतलब अपना अलग से भी वो कर सकता है, मतलब विधि व्यवसायी के रूप में अलग से भी कार्य कर सकता है। ठीक है, विधि व्यवसायी के रूप में अलग से भी कार्य कर सकता है, लेकिन सेंटर के खिलाफ किसी भी मामले को ये बिना सेंटर की परमिशन के नहीं लेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया है कि सर्वोच्च विधि प्राधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि प्राधिकारी विधिक मंत्री, विधिक जो मंत्री होता है, न्याय विधिक मंत्री वो होता है। अगला है कि संघ की मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की मृत्यु होने अथवा त्यागपत्र देने पर कुछ समय के लिए कार्य कर सकती है। दोस्तों यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि संघ की मंत्रिपरिषद अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो वो हाथों हाथ तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी, उसका अस्तित्व, संघ की मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तत्काल जो कुछ समय मंत्री सॉरी एक मिनट, अब ध्यान रखिए, संघ की जो मंत्रिपरिषद है वो तब तक कार्य करती रहेगी जब तक अगले प्रधानमंत्री को नहीं चुन लिया जाता, और मंत्रिमंडल तत्काल प्रभाव से भंग हो जाएगा। जो मंत्रिमंडल होगा वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, लेकिन मंत्रिपरिषद तब तक बनी रहेगी जब तक कि अगले प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो जाता है। ठीक है, त्यागपत्र देने के बाद कुछ समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए तब तक के लिए बनी रहेगी जब तक कि अगला प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता है, अगले प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद नहीं गठित कर लेता है, तब तक के लिए मंत्रिमंडल तत्काल प्रभाव से भंग हो जाएगी। ये भी गलत हो गया है। अगला है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में केवल गृह मंत्री ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आपात बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में हायरार्की बनी हुई होती है, इस तरह से एक बनी हुई होती है। अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो गृह मंत्री नहीं है तो राज्य मंत्री, और नहीं है तो ये सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, इस तरह से उस हायरार्की टाइप की बनी हुई होती है, तो वो उसमें काम करती है। तो ये भी गलत हो गया है, केवल गृह मंत्री का केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आपात बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है, ये बिल्कुल गलत हो गया है। तो ये इसमें केवल पहला ही ठीक है, बाकी ये तीनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक हो गया है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों और अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अच्छा प्रश्न है। दो आर्टिकल्स जोड़े गए हैं, तो संविधान की प्रस्तावना जोड़ी है और समाजवाद जोड़ा है इसमें, सोशलिज्म, और दूसरी चीज़ इसमें जो हमारा मौलिक अधिकार वो जोड़े हैं, और नीतिनिष्ठ तत्व, कहीं ना कहीं नीतिनिष्ठ तत्व भी इससे जुड़े हुए हैं। देखिए कैसे कि समाजवाद, प्रस्तावना में समाजवाद है, और प्रस्तावना में एक बात भी ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, क्या है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये तीन शब्द जो हैं ये 42वें संविधान संशोधन से जुड़े गए हैं। ये संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं थे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, और इनका क्रम भी ध्यान रखिएगा, पहले समाजवादी है, फिर पंथ निरपेक्ष है, फिर लोकतंत्रात्मक है। तो क्या पूछा है कि समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य, क्योंकि इस प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो इसमें है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये आर्थिक न्याय यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। अब उन्होंने कहा आर्थिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अब उन्होंने कहा समान कार्य के लिए समान वेतन, इसके लिए हमारा वेतन अधिनियम बना हुआ है, समान पारिश्रमिक अधिनियम बना हुआ है, महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वेतन दीजिए, क्योंकि अभी तक होता क्या है, अभी भी होता है, हालांकि एक्ट बने हुए हैं, लेकिन होता यही है। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में देखिए आप कि उसी कार्य के लिए पुरुष को ज़्यादा वेतन मिलता है और उसी कार्य के लिए महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। तो इसी के लिए एक्ट बना हुआ है, समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम, लेकिन उसको फॉलो नहीं होता। तो इस आर्थिक न्याय और समान कार्य के लिए समान वेतन, इन दोनों को मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया। तो इसमें ये है आर्टिकल 14, अगर आप देखेंगे आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है और आर्टिकल 16 है। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
आर्टिकल 14 जो नहीं सॉरी आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, और विधियों के समान संरक्षण का मतलब है कि जो पीछे हैं उनको आप सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए ताकि वो इसके समान इस लाइन तक पहुंच सकें। यानी कि जो जैसे हम आरक्षण देते हैं तो आरक्षण का संबंध 14 से भी है, आर्टिकल 14 से भी आरक्षण का संबंध है। हालांकि 15 और 16 में उसका पूरी तरह से जिक्र है, लेकिन 14 से उसकी बैकग्राउंड बननी शुरू हो जाती है। यानी कि जो पिछड़े हुए हैं उनको आप इतना सपोर्ट दीजिए कि वह जो अग्रणी क्लास के लोग हैं, जो फर्स्ट क्लास के लोग हैं, उनके समान कहीं ना कहीं आ सकें। तो ये है कि समान कार्य के लिए समान वेतन तो आर्टिकल 14 में है कि विधि के समक्ष विधि के समक्ष व्यक्ति समान है, और आप आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं तो उनको विधि के समान संरक्षण भी मिलना चाहिए। और 16 क्या कहता है, 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अवसर के जब आप अवसर समान कर रहे हैं तो आप वेतन भी तो समान कीजिए। यानी कि जब आप अवसर दे रहे हैं कि आप कि एक मान लीजिए कि एक अगर आपको एक बीईओ एग्ज़ाम के लिए आप पुरुष को भी लेकर आ रहे हैं, आप इसमें मेल भी फार्म डाल रहे हैं, ठीक है, इसमें फीमेल भी फार्म डाल रहे हैं, और इसके लिए थर्ड जेंडर भी हो गया इस समय, जो आपके बाइसेक्सुअल, गे और आपके जो हैं लेस्बियन हैं वो भी इसमें फार्म डाल सकते हैं। तो तीनों के लिए अलग अलग कैटेगरी बनी हुई हैं। अब इसमें हुआ क्या कि इसके लिए जो है ये जो बाइसेक्सुअल, गे और लेस्बियन है यानी कि थर्ड जेंडर, फीमेल और मेल, ये दोनों ये तीन लोग हैं। तो इनके लिए जब आप अवसर समान कर रहे हैं तो इनके लिए वेतन भी तो समान होना चाहिए, इनके लिए वेतन भी समान होना चाहिए। यानी कि आर्टिकल 16 से तो आपने क्या कर दिया, लोक नियोजन में अवसर की समानता कर दी। आर्टिकल 14 से क्या करा आपने, विधि के समक्ष समानता करी, क्योंकि इनमें जो होंगे इनको फीमेल को आपने देखा होगा कि आरक्षण मिलता है, फीमेल को आरक्षण मिलता है, इनको आरक्षण मिलता है, इसको कोई आरक्षण नहीं मिलता है, इसमें जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। तो आर्टिकल 14 हो गया। प्रस्तावना में है आर्थिक समानता, यानी कि तीनों चीज़ें मैच हो गई नहीं हो गई। तो इसी को आधार बनाते हुए, इन तीनों को आधार बनाते हुए उसने कहा कि आप समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। दोस्तों वीडियो को लगातार लाइक करते रहिए और वीडियो के साथ बने रहिए। अगले 30 प्रश्नों के बाद तुरंत बाद हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या चांसेस हैं, हटेगा नहीं हटेगा। तो आप बने रहिए। क्या है कि भारतीय संविधान के प्रतिष्ठित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता प्राप्त करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए न्यायोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने पूछा है कि प्रतिष्ठित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। क्या है, गांधीवादी सिद्धांत। दोस्तों इसमें 3 प्रकार के नीति सिद्धांत जो हैं इसमें 3 हैं। एक तो गांधीवाद है, गांधीवादी सिद्धांत हैं एक, पहला। दूसरा है कुछ उदार बौद्धिकवाद हैं, उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत हैं, उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत हैं। और तीसरा है समाजवादी सिद्धांत। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के सिद्धांतों को मिलाकर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व तैयार किए गए हैं। गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत। तो इन्होंने कुछ आर्टिकल्स दे रखे हैं, यानी कि आर्टिकल्स तो नंबर नहीं दे रखा है, उस पूरे उसका जो हेडिंग लिखी हुई है वो दे रखी है। उसमें पूछा है कौन सा गांधीवादी सिद्धांत को समर्थन करता है। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो गांधी जी को जानते होंगे कि सत्य अहिंसा के 4 मार्ग पर चलते थे और किस प्रकार की वो नीतियाँ लागू करना चाहते थे, उसके आधार पर आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे, हालांकि आपको सभी पता होना चाहिए। क्या है कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करना। देखिए दोस्तों, कभी भी एक समान सिविल संहिता की जहाँ पर भी बात आए तो वो किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, वो संबंधित है समाजवाद से। किससे संबंधित है, समाजवाद से। किससे संबंधित है, समाजवाद से। किसमें जिक्र है, आर्टिकल 39 का जो जिक्र है वो किसकी बात करता है, एक समान सिविल संहिता की बात करता है 39। और किससे संबंधित है, वो समाजवाद से संबंधित है, यानी गांधीवादी सिद्धांत नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगला है ग्राम पंचायतों को संगठित करना। गांधी जी हमेशा किसकी बात करते थे, विकेंद्रीकरण की बात करते थे। विकेंद्रीकरण का मतलब कि सत्ता का जो शासक वर्ग हो वो कहाँ से आए, मजदूर हो। सत्ता ग्राउंड लेवल की होनी चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग हो ग्रास रूट लेवल से, पंचायत, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस प्रकार से चलना चाहिए। ठीक है, तो ये गांधीजीवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। और इसकी चर्चा है आर्टिकल किसमें की गई है, आर्टिकल 41 है, 41 में इसकी चर्चा की गई है ग्राम पंचायतों के गठन की।
अगला है ग्रामीण कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ग्रामीण कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्टिकल 43 बी जोड़ा गया, जिसमें सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया गया। तो ये भी गांधीवादी सिद्धांतों के अकॉर्डिंग है। गांधी जी स्वयं कुटीर उद्योग चलाते थे, चरखा चलाने का सिद्धांत उनका था। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। दोस्तों ये मार्क्सवादी सिद्धांत यानी समाजवाद से प्रेरित है, यानी कि अगर मजदूरों की जहाँ भी बात आए वो समाजवाद से रिलेटेड कीजिए उसे, तो ये समाजवाद से प्रेरित है, ये गलत हो गया, समाजवाद से है, ये भी समाजवाद से है। ये जो है किससे है, ये गांधीवादी सिद्धांत है। 2 और 3, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही थे? कि संघ में ब्रिटिश, भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधित्व से निर्मित कार्यपालिका और विधानमंडल होने चाहिए, प्रांतों के कार्यपालिका और विधानमंडलों के साथ समूह बनाने की क्षमता होनी चाहिए, और प्रत्येक समूह द्वारा साझे तौर पर लिए जाने वाले अस्थायी विषयों को निर्धारित किया जा सकता है। अगला है कि हाँ, नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनिए। ठीक है जी, तो एक बार ऑप्शन आप दोबारा एक बार मतलब जो कोड दिए हुए हैं दोबारा पढ़िए आप उन्हें। कि संघ में कैबिनेट मिशन योजना के बारे में संघ में ब्रिटिश, भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों से निर्मित कार्यपालिका और विधानमंडल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कैबिनेट मिशन ने यही कहा था। कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि हम जो है, जो भी हम भारत में सत्ता सौंपेंगे, उसमें होगा ये कि उसमें ब्रिटिश भारत के राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, उसमें मुस्लिम लीग के भी होंगे, उसमें कांग्रेस के भी होंगे, दोनों के प्रतिनिधि उसमें रहेंगे। ठीक है, उसमें मुस्लिम लीग के भी होंगे, उसमें के कांग्रेस के भी प्रतिनिधि होंगे। ये बिल्कुल ठीक है। अगला है कि प्रांतों में कार्यपालिका और विधानमंडलों के साथ समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए प्रांतों में। अच्छा ठीक है, और प्रत्येक समूह द्वारा साझे तौर पर लिए जाने वाले अस्थायी विषयों को निर्धारित किया जा सकता हो। अस्थायी विषय का मतलब ये है कि कोई भी स्टेबल विषय नहीं है, यानी कि होता क्या, अगर वो कोई भी काम कर सकते थे तो दूसरों, यानी कि कांग्रेस अगर कोई भी प्रस्ताव लेकर आ रही है तो मुस्लिम लीग को यह अधिकार होना चाहिए कि वो उस पर वीटो कर सके, उसके विपक्ष में डाल सके, यानी कि उस पर कोई मतलब अपना मत ना दे। तो इसमें बिल्कुल ठीक है, यानी कि साथ समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और प्रत्येक समूह द्वारा साझे तौर पर लिए जाने वाले अस्थायी विषयों को निर्धारित किया जा सकता है। कोई भी वोट हो, यानी कि दोनों मिलकर भी कर सकते हैं, दोनों किसी पर असहमति ये नहीं कर सकता, किसी पर असहमति ये नहीं हो सकता, और ये दोनों किसी भी एक चीज़ पर दोनों मिल जाएं, इसके कुछ कैंडिडेट इससे मिल जाएं, तो वो कोई भी प्रस्ताव पास कर सकते हैं। तो अस्थायी विषयों को निर्धारित किया जा सकता हो, ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तो कौन सही है? दोनों बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोनों ठीक हैं, ए और सी, ए और बी दोनों ठीक हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट्स बराबर होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट्स किसके बराबर होता है? तो GNP सकल कर, GNP माइनस सकल कर, GNP माइनस पूंजीराज, GNP माइनस विदेशी सहायता, GNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि अप्रत्यक्ष कर। देखिए, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट्स, तो नेट आ गया तो क्या करेंगे हम, किस में से निकालते हैं? हम ग्रॉस में से निकालेंगे। ग्रॉस में से तो नेट निकालेंगे, यानी कि ग्रॉस में से नेट निकालना, यानी कि GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहले तुम देखिए, क्योंकि नेशनल की बात आ रही है तो नेशनल को लीजिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ग्रॉस ले लिया हमने। अब उसके बाद हमने देखा शुद्ध, हमने शुद्ध का बात कई जगह जिक्र किया है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हमने क्या बताया था कि ग्रॉस में से जितना भी हमारा डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो टूट फूट में, पूंजी ह्रास में वो सब खर्च हो गया, वो उसमें रहता है। तो डेप्रिसिएशन, GNP माइनस डेप्रिसिएशन यानी पूंजी ह्रास, तो ये क्या बन जाता है हमारा? NNP बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ठीक है। GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि पूंजी ह्रास इज इक्वल टू NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो किस भारतीय ने पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? व्यय कर, ठीक है, व्यय कर लगाने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो व्यय कर लगाने का सबसे पहले गौतम माथुर ने दिया था व्यय कर लगाने का सुझाव। अगला है बैंक रेट, बैंक दर होती है। बैंक दर क्या होती है? जिसे व्यापारिक बैंक निर्धारित करता है। ब्याज की दंड ब्याज दर होती है। वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करता है। ब्याज की बाजार दर होती है। उन्होंने पूछा है कि बैंक रेट क्या होती है। तो बैंक रेट क्या होती है दोस्तों? देखो, सबसे पहले आपने देखा सुना होगा रेपो रेट के बारे में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब सबसे पहले आपने देखो, सबसे पहले ऊपर क्या है? RBI, उसके बाद क्या होती हैं? उसके बाद आती हैं बैंक, ठीक है,
उसके बाद आता है कंज्यूमर, या हम कस्टमर्स को कह सकते हैं, ठीक है। आरबीआई क्या काम करती है, बैंक क्या काम करती है, बैंक अपने कस्टमर को लोन देने के लिए आरबीआई के पास कुछ सिक्योरिटी जमा करती हैं। थोड़ा सा नीचे लिख सकते हैं हम, चाहे हम शॉर्ट में लिखते हैं लेकिन नीचे लिखते हैं आर, यहाँ पर ये हो गया है बैंक, यानी आर आरबीआई, बी बैंक और सी कस्टमर। बैंक क्या करेगी, आरबीआई को सिक्योरिटी देगी, ठीक है। सिक्योरिटी दी इसने, सिक्योरिटी का मतलब जैसे हम किसी भी चीज़ को उसके पास गिरवी रख देते हैं, इस तरह से गिरवी मान लीजिए कि हमने, अब बैंक ने आरबीआई के पास कुछ गिरवी रखा। अब आरबीआई क्या काम करेगी, आरबीआई बैंक को रुपए दे देगी, ठीक है। जैसे मान लो ने 100 रुपये की चीज़ रखी, तो आरबीआई अपना जो भी इंटरेस्ट होता है उसको काट के, इसको मान लिया उसने 80 रुपये इसको दे दिया, 20% उसने काट लिया। अब ये 20% क्या हुआ, 20% उसकी हुई रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या हुआ कि जिस दर पर इस ने इसको दिया है, ब्याज जो लगेगा वो क्या लगेगा कि आरबीआई इस पर जितना ब्याज दर लगाएगा वो उसकी हुई रेपो रेट, ठीक है। अब रेपो रेट के बाद मान लिया इस बैंक ने 1 साल के लिए इससे रुपये ले लिया, 100 रुपये ले लिए, ठीक है। 80 रुपये इसने दे दिए, 20 रुपये इसने अपना पहले महीने का इंटरेस्ट काट लिया। फिर क्या हुआ, बैंक ने कंज्यूमर को पैसे दिए, अब कंज्यूमर को जो पैसे देगा वो क्या होगा कि जो कंज्यूमर को पैसे देगा वो भी बैंक भी अपना कुछ इंटरेस्ट लेगा, यानी कि उस जो यहाँ पर उसने 20 रुपये कट किए थे, अब वो यहाँ पर किसने कट करने के शुरू कर दिया, उसने 30 रुपये कट कर दिए, यानी कि उसमें से 20 रुपये तो किसको दे देगा, 20 रुपये उसको दे देगा, 10 रुपये का इसको बेनिफिट हो जाएगा। अब वो क्या, 1 साल बीत गया, 1 साल बाद क्या काम करेगा कि ये जो है बैंक आरबीआई को ये रुपए लौटा देगा, बदले में क्या काम करेगा, जो सिक्योरिटी से जमा करी है वो सिक्योरिटी इसको वापस कर देगा। अभी पूरी सिक्योरिटी वापस करेगा, लेकिन होता क्या है, जो रेपो रेट होती है वो ज़्यादा होती है और रिवर्स रेपो रेट जो होती है वो कम होती है, यानी कि जो ये ब्याज दर होती है ये कम होती है, ये रेपो रेट जो होती है वो ज़्यादा होती है। वर्तमान में रेपो रेट 4% के आसपास चल रही है, तो इस तरह चलता है। अब यही जो है, यही जिस दर पर बैंक ने कंज्यूमर को लोन दिया, वो नॉर्मली हमारे सामने क्या आ रही है कि भाई बैंक रेट है, लेकिन नहीं, बैंक रेट जो रेपो रेट है वो बैंक रेट है। होना ये चाहिए कि यही जो 20% है, यही 20% कट करके इसको मिल जाए, लेकिन क्या करा, ये जो इसने जो एक्स्ट्रा लगाया ये बैंक रेट नहीं होती है, ये तो उसका पर्सनल लोन चार्ज हो गया है। बैंक रेट क्या मानी जाएगी, जो आरबीआई ने बैंकों को लोन दिया है, जिस दर पर लोन दिया है वो होती है बैंक रेट, ठीक है। सामान्य भाषा में हम बैंक कंज्यूमर को जो देती है हम उसको बैंक रेट बोल देते हैं, लेकिन नहीं, आरबीआई बैंकों को जो लोन देती है वो होती है रेपो रेट, यानी कि जो काट किसने दिया, जैसे 100 रुपये काट के 80 रुपये दिया वो होती है हमारी बैंक रेट। अब देखिए ऑप्शन के आप समझिए आप कि जिसे व्यापारिक बैंक निर्धारित करता है, नहीं, जिसे व्यापारिक बैंक निर्धारित करता है, नहीं, इसको केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है, व्यापारिक बैंक नहीं केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है। ब्याज की दंड ब्याज दर, नहीं, ब्याज की दंड ब्याज दर यानी कि ये कह रहे हैं कि लोन पर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा रहते हैं वो नहीं, इंटरेस्ट पर जो ओवर इंटरेस्ट लगा देते हैं, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करता है। अभी हमने आपको बताया कि प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी, पुनर्कटौती मतलब 100 रुपये में से 80 रुपये दिए उसने, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया है, ये बैंक रेट होती है। ब्याज की बाजार दर जो मार्केट रेट होती है वो जो बैंक ने कंज्यूमर को दी कायदे में वो होती है मार्केट रेट, ठीक है, जिसको हम बैंक रेट बोलते हैं वो मार्केट रेट होती है, ठीक है। लेकिन आरबीआई जो बैंक को देती है वो बैंक रेट होती है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक हो गया है। अगला प्रश्न है कि दलाल स्ट्रीट स्थित है। दलाल स्ट्रीट हालांकि एक अजीब सा सब लग रहा होगा, दलाल स्ट्रीट, तो दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मुंबई में दलाल स्ट्रीट से शेयर मार्केट जो भारत की जो आर्थिक राजधानी मानी जाती है वो मुंबई मानी जाती है, और वहीं पर दलाल स्ट्रीट अलग से स्थित है, दलाल स्ट्रीट, ब्रोकर्स स्ट्रीट भी बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है हमारा, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया, पंचम पंचवर्षीय योजना में, कोई इसमें समझने वाली चीज़ नहीं है, आप नॉर्मली इसको याद कर लीजिए। दोस्तों देखिए हम प्रश्न धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, हम बहुत जल्दी ही जिक्र करने वाले हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। आप लगातार इस वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हमारे सेमिनार को समझ सकें, ताकि उनको एक तैयारी करने के लिए बेटर टाइम मिल जाए, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें वो इस एग्ज़ाम में। और हम एक जो हमने विस्तार से जो हमने एक तैयार किया है कि कब एग्ज़ाम होगा, कितने चांसेस हैं, कितना प्रोबेबिलिटी बन रही है 16 अगस्त को एग्ज़ाम ना होने की, 16 अगस्त को एग्ज़ाम होने की, तो उन सभी के बारे में हम जिक्र करेंगे।
तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगला प्रश्न हमारा, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। किसके, ये योजना आयोग का प्लान कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया था? रशिया से लिया गया था। ये समाजवाद से प्रेरित है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे और रशिया से ही उन्होंने योजना डेवलपमेंट काउंसिल का सुझाव जो है यहीं से लिया था। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण है मुख्यतः छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण क्या है दोस्तों? छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब कृषि सेक्टर जो होता है वो छिपी हुई बेरोजगारी होती है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ कि उनके पास 2 महीने, यानी कि जितने भी जो रबी की सीज़न हुई, खरीफ की सीज़न हुई या फिर जायद की सीज़न हुई, तो इस महीने में सीज़न में तो उनका ज़्यादा काम रहता है, लेकिन 2 महीनों ने काम किया, 6 महीनों ने वेट किया। अब क्या हुआ कि 6 महीने जो उन्होंने वेट किया, ये बेरोजगारी किसी को पता नहीं चलती, छिपी हुई है। अब 2 महीने क्या है, वो सारे के सारे उसी चीज़ में लग गए। अब होता क्या है, दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी होती है, उसमें क्या होता है कि ज़रूरत है 4 की, काम कर रहे हैं उसमें 10 लोग, ठीक है, तो ये भी बेरोजगारी का कारण बनता है। तो इसमें क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी का सबसे बड़ा सेक्टर क्या है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र उसको हम कह सकते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वी कुरियन, जिसको हम वर्गीस कुरियन नाम दिया हुआ है, वी कुरियन है। आप नॉर्मल मोरोलॉग ना लगाइएगा, नॉर्मल मोरोलॉग हरित क्रांति के जनक है। नॉर्मल मोरोलॉग सॉरी जो हरित क्रांति के जनक हैं वो MS स्वामीनाथन है, ठीक है, और डॉक्टर वी कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधित संस्तुति करता है? नॉर्मल मूल्य निर्धारण की संस्तुति कौन करता है? कृषि एवं लागत कीमत आयोग ये करता है, बिल्कुल ठीक है, कृषि एवं लागत कीमत आयोग ये जो है न्यूनतम MSP निर्धारित करने की संबंधित संस्तुति करता है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। देश में एग्रो इकोलॉजिकल सेक्टर हैं। देश में कितने एग्रो इकोलॉजिकल सेक्टर हैं दोस्तों? देश में 20 एग्रो इकोलॉजिकल सेक्टर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मूंगफली के क्षेत्र अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है। तो दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन मूंगफली का कहाँ पर होता है? भारत का इसका उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहारित है। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहार्यत है। कहाँ पर व्यवहारत है? नागालैंड में। झूमिंग का मतलब समझ रहे होंगे, झूमिंग का मतलब होता है कि वन, जैसे मान लो इतने बड़े क्षेत्र पर वन है, इतने पेड़ काटे, यहाँ पर कृषि शुरू कर दी, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ की भूमि बंजर हो गई, अगला उन्होंने भूमि तलाश शुरू की, इतने पेड़ काटे, यहाँ जंगल शुरू कर, जब तक यहाँ पर जो भूमि उपजाऊ हो जाती है, फिर ये भूमि छोड़ दी, फिर यहाँ पर खेती करना शुरू कर दी, फिर ये दोनों को छोड़ दी, आगे पेड़ काटे, यहाँ भूमि करना शुरू कर दी, इसको बोलते हैं झूमिंग कृषि। इसको कट एंड बर्न भी बोलते हैं। तो ये नागालैंड में होती है। इलायची का एक अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है। इडुक्की, इलायची का सबसे बड़ा क्षेत्र इडुक्की है। इडुक्की कहाँ पर अवस्थित है? इडुक्की, तो ये इडुक्की केरल में, इडुक्की से इलायची उत्पादन का नाम से जाना है। इलायची की पहाड़ियाँ भी, इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डेमम पहाड़ियाँ जो हैं वो भी कहाँ, ध्यान रखिए, कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? केरल के इडुक्की प्रांत में कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं। अगला है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से एक में सम्मिलित नहीं है? तेल शोधनशाला, उर्वरक संयंत्र, कालीन उद्योग, ये प्राकृतिक संसाधनों से प्रश्न है और बहुत नॉर्मली प्रश्न है, ये सभी को पता होगा कौन सा सही मिले। तेल शोधनशालाएँ कहाँ पर है? मथुरा में है। मथुरा में तेल शोधनशालाएँ हैं। उर्वरक संयंत्र कहाँ पर है? तो दोस्तों उर्वरक संयंत्र भी सबको पता होगा। उर्वरक संयंत्र लखनऊ में तो नहीं है। उर्वरक संयंत्र ये बिल्कुल गलत हो गया है। कालीन उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग फेमस है। एल्युमिनियम उद्योग सोनभद्र का बिल्कुल फेमस है। हिंडाल्को यहीं पे लगी हुई है। रिहंद बांध का सर्वाधिक लाभ हिंडाल्को को ही मिलता है। एल्युमिनियम उत्पादन सोनभद्र में यहीं पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया है कि ये सम्मिलित नहीं है। बाकी सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, A, C और D बिल्कुल ठीक है। अगला है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। इस बार भी है, इस बार भी सर्विस सेक्टर का योगदान सर्वाधिक है और पिछले साल भी सर्विस सेक्टर का योगदान सर्वाधिक था। भारत में अंश पूंजी में निवेश करने वाले हेतु विदेशी पूंजी का अंतर्प्रवाह सबसे अधिक देश में होता है। विदेशी पूंजी का इनफ्लो सबसे अधिक विदेशी पूंजी का इनफ्लो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? विदेशी पूंजी का इनफ्लो सबसे अधिक देश से होता है, मॉरिशस से होता है। विदेशी पूंजी का इनफ्लो से मतलब है कि किस देश से सबसे ज़्यादा FDI आती है। सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आती है हमारे इंडिया में? मॉरिशस से आती है। सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आती है? मॉरिशस से आती है।
अगला है कि उद्योग बंधु हैं। उद्योग बंधु, ये हमने ये रिपीटेड प्रश्न है कि प्रश्न सेट 3 में भी इसकी चर्चा की है। उद्योग बंधु हैं औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना और संबंधित समस्याओं के निराकरण के साथ संबंधित हैं। अगला है कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है। इक्विटी प्रवाह को कौन आकर्षित करता है? तो इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है सर्विस सेक्टर। इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है सर्विस सेक्टर, इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर, जो इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने Y2K प्रॉब्लम के जिक्र किया है अपने जो मंगल संदेश कोरोना काल में, उन्होंने इस नाम से काफ़ी फेमस है। हमारी वीडियो भी है इस पर, आप यहाँ पर देखिएगा। ये वीडियो आपको जो आई बॉक्स बना हुआ है इसमें आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से जाकर इस वीडियो को जरूर देखिए। Y2K प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगा। तो यहीं से भारत का जो सर्विस सेक्टर ने ग्रो करनी शुरू करी वो यहीं शुरू की है Y2K प्रॉब्लम से, ठीक है। और आप जाकर देखिए हमारे इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा आपके। अगला है कि 2011 में जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिसकी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, जनसंख्या प्रतिशत प्रवृत्ति के प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व, ये सब दे रखे हैं, आप इनको देख लीजिएगा। इसमें पूछा है क्या, आप इसको पढ़ लीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हम इसका आपको आंसर बता देते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, बिल्कुल गलत है ये कि देश में जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 18.5%, ये बिल्कुल गलत है। बाकी सब ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के बारे में ही, बाकी सब सही। ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगला है कि निम्नलिखित में किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है? दोस्तों अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है आप हमें कमेंट्स करके बता दीजिए और हम आपके उस कमेंट्स को सबसे ऊपर शो करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। बेझिझक आप हमारी गलतियों को आप एहसास कराते रहिए और ताकि हम आपको एक अच्छा पैटर्न, अच्छा पेपर, अच्छा डिस्कशन आपको प्रोवाइड कर सकें। अगला है कि किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है? किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ली का नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न जनगणना से है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाखी नगर हैं? तो कितने 10 लाखी नगर हैं, ये कई बार क्वेश्चन, ये जो ब्लॉक वाले एग्ज़ाम होते हैं, ये BDO के एग्ज़ाम होते हैं, कई बार उसमें प्रश्न ये पूछा गया है, अब इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है कि कितने 10 लाखी शहर हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका है 53 10 लाखी शहर हैं। प्रत्यक्ष पंजीयन सर्वेक्षण SRS 2016 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन TFR निवास अनुसार क्या थी? तो कितनी TFR है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक है, TFR 2.3% है। दोस्तों आप बने रहिए हम लगातार, और देखिए हम पूरे 60 प्रश्न पूरे करने वाले हैं और हम जो बहुत जल्दी ही जिक्र करेंगे किस प्रकार से कि इस एग्ज़ाम के डेट के बारे में, एग्ज़ाम डेट, BO एग्ज़ाम डेट कब है, कैसे है। तो आप लगातार बने रहिए, बस 2 प्रश्न और रह गए हैं। तो हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है। अब बाकी के प्रश्न जो हैं 61 से प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम इसके अगले घंटे में हम डिस्कस करेंगे इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कब एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैव और अजैव जगतों के मध्यस्थ की भूमिका निभाता है? जैव और अजैव के मध्य कड़ी का भी काम करता है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि उनके मध्य कौन मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, कौन कड़ी की भूमिका निभाता है। दोस्तों जो उत्पादक है वो जैव और अजैव के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। कैसे है? देखिए अजैव घटक कौन से हैं? मिट्टी है, हवा है, पानी है, ये जब अजैविक हैं, मिट्टी, हवा, पानी। और जैविक घटक कौन है कि हम इंसान हैं, हम एक इंसान, मनुष्य को मान लीजिए, मनुष्य एक जैविक घटक है। क्यों? क्योंकि वो हर प्रकार के काम कर सकता है, जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो सब जैविक घटक हैं। अजैविक घटक मिट्टी, हवा, पानी। तो इनके मध्य क्या हुआ? प्रोडक्शन, जो उत्पादक हुआ, यानी कि पेड़ पौधे, मिट्टी, हवा, जल, इससे ये सब ली, इसने क्या किया? पौधा तैयार हुआ, इस पौधे को मनुष्य ने खाया यानी कि भोजन के रूप में, तो वो तैयार, यानी कि इसके और इसके बीच कड़ी का काम किसने किया? इस पौधे ने। यानी कि पौधा क्या है? उत्पादक। पौधा उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, तो ये उत्पादक इसके बीच कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में महानगरों और बड़ी झीलों में मृत क्षेत्र की क्या विशेषता है? महानगरों में मृत क्षेत्र की क्या विशेषता है? जैसे आपने देखा जॉर्डन का जो डेड सी है, उसमें आपने देखा होगा उसकी विशेषता सुनी होगी कि उसमें कोई भी आदमी डूबता नहीं है। तो उसकी क्या विशेषता होती है दोस्तों? जो डेड सीज होते हैं, जितने भी बड़े बड़े महासागर होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है? उनमें क्या होती है क्या कि उसमें सबसे पहली बात एक ध्यान रखिएगा कि उसमें जो फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं उनकी मात्रा सर्वाधिक होती है। न्यूट्रिशंस की मात्रा सर्वाधिक होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उनकी BOD वो सर्वाधिक होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उनकी सर्वाधिक होती है। और क्या होता है? शैवाल का फैलना का मतलब वहाँ पर शैवालों की मात्रा सर्वाधिक होती है। मृत क्षेत्र का क्या विशेषता है? बड़े झीलों में मृत क्षेत्र, डेड जोन जो बना देते हैं, दूसरे हम गलत बोल गए। डेड सी का मतलब उससे नहीं, डेड सी से नहीं है इसका मतलब, ये हम मृत क्षेत्र, डेड जोन का मतलब होता है, डेड जोन का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। जैसे समुद्र में क्या हुआ कि अचानक से देखा होगा आपने
कि आपने शायद ना देखा हो, समुद्र किनारे जो हमारा ईस्टर्न का क्षेत्र है, समुद्र का जो ईस्टर्न का क्षेत्र है वो डेड जोन होता है। और इस डेड जोन जो है बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जितना भी गंदगी होती है समुद्र में, वो सब समुद्र की सारी गंदगी पश्चिम से प्रवाह के कारण क्या होती है, सारी पूर्व में आकर जमा हो जाती है। ईस्टर्न जोन में वो सारी गंदगी आकर जमा हो जाती है। अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर शैवाल की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगती है। शैवालों की संख्या जब बढ़ेगी तो वहाँ क्या होगा कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, शैवालों का प्रस्फुटन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, कोरल ब्लीचिंग होने लगती है, शैवालों की संख्या बढ़ जाती है। और वहाँ पर क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग का बड़ा कारण क्या है, सुपोषण। उसमें सुपोषण बढ़ जाता है, तभी शैवाल बनेंगे तो बीओडी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उपरोक्त सभी ठीक हो जाएगा। क्रम कहाँ से शुरू होगा, जब समुद्र में सुपोषण बढ़ेगा। सुपोषण बढ़ने से क्या होगा, जब सुपोषण बढ़ेगा तो उससे क्या होंगे, शैवाल वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जब वहाँ शैवाल पहुँचेंगे तो उसकी क्या होगी, बीओडी बढ़ जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होंगे, जीव जंतु मरने लगेंगे। सतह पर ऑक्सीजन बढ़ जाएगी और ज़मीन के पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसके मतलब बीओडी बढ़ जाएगी, इसके कारण जीव जंतु मरने लग जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर तीनों ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर तीनों ठीक है। इससे होगा कि वो क्षेत्र क्या बन जाएगा, उसको हम डेड जोन घोषित कर देंगे, डेड जोन घोषित कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने 60 प्रश्न पूरे कर लिए हैं और 61वें प्रश्न से चर्चा हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा हम उस पर करेंगे। चलते हैं, हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो सब स्टार्ट हो जाइए। प्रिय व्यूअर्स नमस्कार। इस प्रैक्टिस सेट में जिक्र किए गए एग्ज़ाम डेट, सोर्स तथा विभिन्न जानकारियाँ आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक और कमेंट सेक्शन में स्टडी विद दिव्या द्वारा पिन किए गए लिंक पर जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।